Hello students, welcome back to this channel. Student, previously we has been discussed about the forfeiture share, some ideology and what is the exact applications in practical problem solving examples. Okay, so we has been completed these things. Today we will be try to understand different things, another different things from issue of share. This particular forfeited share will be try to reissue in that class. Okay, and obviously it will be so much important. And students, you will be getting this class and you will be try to understand and you will be getting a better sense. And in future it will be better grip from your understanding things. And obviously it is so much important your upcoming exam. Okay, so let's begin. हम लोग शुरू करते हैं आज forfeiture share reissue. So at first try write the forfeiture. Forfeiture share reissue. अच्छा, forfeiture reissue क्या होता है? What is the exact definition of the forfeiture and reissue? These kinds of share and we has been forfeited. Actually, while we will be try to understand from the company's point of view, somebody कोई एक जन हुए जो 500 shares या 200 share या whatever number of shares has been holding, but this particular person does not pay the call amount and called up amount what first second final call allotment etc. And in that part company has been sent to this particular person a duration of notice. And while this particular person does not pay this notice period and after that company has took decisions, so we will be forfeited to your account, will be delisting from our registrations. And obviously this, while we are getting the amount of rupees from you previous calls, so we will be seized it. हम लोग उसको जब्त कर लेंगे और आपका नाम जो है हमारा रजिस्ट्रेशन से बाहर होगा। ठीक है, वो जो होता है वो फॉरफीचर होता है, तो वो तो हमें पता है, लेकिन उनको हमको रीइश्यू करना है। कंपनी के पास अगर फॉरफीचर शेयर्स रहता है तो कंपनी उसको तो रखेगी नहीं, उसको दोबारा से किसी और क्लाइंट्स को बेचेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा कि आप क्या हमारा शेयर लेने के लिए रेडी हो, तो उसी समय कंपनी रीइश्यू करेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा नियोजन कंपनी जो एक समय बहुत छोटा हुआ करता था, तो छोटा से एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा ग्रो करा। एंड इन्होंने अपना जो इंडस्ट्री है इनका स्तर को बहुत ऊपर लेके गया और उनका जो मार्केट पोजीशन है अभी बहुत अच्छा है। सो दैट इज वाई कंपनी क्या करा, ये 5 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से कंपनी ने बेचा। ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से कंपनी का जो 5 शेयर है, यानी 5 करोड़ रुपए कंपनी ने इक्विटी अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया, यानी पब्लिक कॉन्फिडेंस में रखा। अब
ये जो सोनू है, हर बार की तरह सोनू भी आ गया इसमें पार्टिसिपेट का करा कि हाँ भाई हमें भी लेना है, ठीक है। सो 500 शेयर उन्होंने भी लिया, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से। अब सोनू तो आ गया यहाँ पे लेने के लिए, सोनू ले भी लिया, और कंपनी इनको शेयर बेच दिया, ठीक है। तो इनका जो प्रोसीज्योर था 40 रुपीज, 30, 20 एंड 10, तो ऐसे इनको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो ये 40, 30, 20, 10 यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल से इनको गुजरना पड़ा। अब एक दिन क्या हुआ, तो ये रेगुलर ड्यूरेशन बेसिस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल जनवरी ये हो गया, मार्च ये हो गया, जून ये हो गया, सितंबर, ऐसे ऐसे कंपनी का जब मर्जी होता है ना, तो कंपनी उस हिसाब से इसको कॉल देता है। सोनू ने क्या करा, इसको पेमेंट करा, एप्लीकेशंस को, अलॉटमेंट पे भी आया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पेमेंट करा। इन दोनों का कॉल में सोनू को कंपनी की तरफ से एक मेल भेजा गया, मैसेज। तो बोला गया, मिस्टर सोनू या मिसेस सोनू, वट एवर यू कैन, यू डज नॉट अटेंड द प्रीवियस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सो दैट कंपनी में आके आप जो पैसा है, पेंडिंग पैसा, वो आप दे दीजिए प्लीज। एज फर्स्ट एज पॉसिबल यू शुड रीपेमेंट दिस एंड पार्टिसिपेट विथ अस, हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन सोनू ने फिर भी नहीं दिया। अब इसका डिफरेंट रीजन हो सकता है, कोई एक जो शेयर होल्डर शेयर को पेंडिंग कर सकता है, ठीक है। तो उस उनका रीजन हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर जाने थे। तो सोनू ने ये पैसा को नहीं दिया। अब कंपनी न्यूज़ ने दोबारा एक एसएमएस या मेल भेजा कि सोनू देखो, हम आपको लास्ट 14 डेज टू 18 डेज का एक नोटिस दे रहे हैं, तो इन नोटिस में आप आ जाओ और हमारा जो पैसा है हमें दे दो, और अपना जो शेयर है उनको बचा लो। नहीं तो अगर ड्यूरेशन खत्म होता है तो कंपनी will be forfeited this 500 share and along with this amount, ठीक है, कंपनी will be seized and delisted from our registrations, your name, आपका जो नाम है वो शेयर से डीलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। तो उस टाइम के बाद भी सोनू ने नहीं आया, तो कंपनी क्या किया, कंपनी ने इनको फॉरफिटेड कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग जाने थे कि जो अमाउंट हमको मिलता है, यानी हम लोग अगर कंपनी की प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो ये 40 एंड 30 रुपीज हमें मिला था। सो ये पैसा हमें हमें हम इस पैसे को क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉरफिटेड कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो कॉल है, ये दोनों कॉल को नहीं आया, तो दैट इज व्हाई कंपनी ने क्या किया, इस 500 शेयर को भी जब्त कर लिया, यानी सीज कर लिया और शेयर कैपिटल से बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ये कंपनी की तरफ से चला, और सोनू के पास 500 जो शेयर था वो कुछ भी नहीं रहा, और ये टोटल अमाउंट जो था ये भी चला गया, यानी सोनू ने नंबर ऑफ शेयर 500, और सोनू को देना पड़ा था दोनों कॉल मिला के 70, यानी 35,000 रुपीज। और ये जो था, ये नंबर ऑफ शेयर 530, यानी कि यानी कि जो 15,000 रुपीज है ये कंपनी को नहीं मिला था। जो पूरा जो था ना, तो कंपनी को ये टोटल 500 शेयर्स बेचना था सोनू को, और उनसे 50,000 रुपीज लेना था। आपको समझ में आया? देखिए,
ये जो 35,000 रुपीज है ये तो मिल गया, और ये जो 15,000 रुपये है, बाकी के जो बचे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था उनमें ये सोनू पार्टिसिपेट ना करने के कारण से ये 15,000 रुपये नहीं हुआ था। सो कंपनी को 15,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था। सो कंपनी ने क्या किया, इसको फॉरफिट कर दिया, और ये शेयर उठा के, तो सोनू के पास कितना कैपिटल हुआ था, सोनू के पास नंबर ऑफ शेयर 500 इंटू 100। ठीक है, यानी 50,000 रुपीज सोनू से लेना था। कंपनी क्यों लेता है पैसा, कि वो अपना प्रोजेक्ट में कुछ उसको प्रोग्रेस कर सके। अब ये सोनू से तो पैसा ले लिया कंपनी वालों ने। ठीक है, अब लेके इन्होंने क्या करा, ये एक नया क्लाइंट को भेज दिया। ठीक है, एक नया क्लाइंट को भेज दिया, ये है हमारा पिंकू। कंपनी सोनू से पैसा लिया, और लेने के बाद ये पिंकू को भेज दिया, है ना, ये हमारा पिंकू है। सोनू ने बेचा, मतलब सोनू से लिया गया, सोनू से सोनू ने पेमेंट नहीं करा, फॉरफीचर हो गया, और ये कंपनी ने वापस उठा के पिंकू को बेच दिया। ठीक है, तो सोनू से इसको फॉरफीचर करने के बाद पिंकू को बेचना, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोला जाता है री इशू। ये टोटल प्रोसीजर को री इशू बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि री इशू कौन कौन सा प्रोसीजर के थ्रू कंप्लीट होता है। री इशू तीन ही तरीके से इशू ऑफ शेयर जैसे होता है, ठीक एज सिमिलर एज री इशू भी ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, री इशू एट पार। ठीक है, रीइशू एट पार, हम एट पार के हिसाब से रीइशू कर सकते हैं। एट पार का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पैसा आया, मतलब जो शेयर का प्राइस था उसी प्राइस के अंदर उस शेयर को बेचना। यानी हम लोग जब सोनू से डील कर रहे थे उस समय 100 रुपए करके ही एक शेयर का प्राइस था, उसी प्राइस से हम लोग दूसरे को भी बेच देंगे, यानी पिंकू को बेच देंगे, या मिस्टर सो एंड सो को भेज देंगे, कोई एक जन को भेज देंगे। ठीक है, अच्छा, रीइश्यू एट पर मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस के अंदर इसको बेचना। नेक्स्ट, रीइश्यू एट प्रीमियम, यानी रीइश्यू एट प्रीमियम का मतलब यह होता है जो शेयर का वैल्यूएशन था, यानी 100 रुपए था, उससे थोड़ा ज्यादा, कि कंपनी उनको बोलता है देखो हम आपसे शेयर का पैसा लेंगे 100 रुपए, ठीक है, प्लस 20 रुपीज भी लेंगे, क्योंकि हमारा कंपनी रेपुटेड है भाई, बहुत छोटा से हमने ग्रो करा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भी बहुत इसमें उम्मीद है कि ये और भी ज्यादा ग्रो करे। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे मोर देन 20 रुपीज। ओके, सो ये हो गया प्रीमियम, एक्स्ट्रा 2 रुपीज लेना, और हो जाता है आपका री इशू एट डिस्काउंट। ठीक है,
तो हम लोग 3 तरीके से इनको डिस्काउंट रीइश्यू कर सकते हैं, ठीक है? हम रीइश्यू ऑफ प्रीमियम, रीइश्यू एट पार एंड रीइश्यू एट डिस्काउंट से हम ये शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं। चलिए रीइश्यू एट पार का हिसाब से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग इसको जर्नलाइज करें। तो रीइश्यू अगर जब होगा ना तो पहले हमारा क्या होता था, शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मतलब जो नंबर ऑफ शेयर होगा उनको मल्टीप्लाई बाय द जो अमाउंट ऑफ द शेयर्स है उनसे मल्टीप्लाई करके पूरा पैसा हम जो रिसीव कर लेंगे, ठीक है? रिसीव कर लेंगे तो उसको बोला जाएगा रेशियो एट पर, मतलब जो प्राइस है उस प्राइस के अंदर ही बेचना, ठीक है? अब आ जाते हैं रेशियो एट प्रीमियम। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट होता है। अच्छा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा और शेयर कैपिटल एज यूजुअल ऐसे होता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी लेना पड़ता है, ठीक है? तो ये हो जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसे हम लोग रीइश्यू ऑफ एट प्रीमियम में करते हैं। अच्छा, अब रीइश्यू एट डिस्काउंट हम डिस्काउंट में कैसे कर सकते हैं? डिस्काउंट कैसे होता है? हम डिस्काउंट में क्यों बेचेंगे? देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब होता है एक शेयर जो 100 रुपए का प्राइस से होता है, कंपनी उस फॉरफिटेड शेयर को, फॉर एग्जांपल ये जो सोनू है इसको डिफॉल्ट करा था, 500 शेयर इनके पास था, ठीक है? अब एक शेयर का जो वैल्यू है 100 रुपए करके था, ठीक है? तो कंपनी देखता है कि इस सेशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। लॉस क्या, किस बात का? कि कंपनी के पास टोटल 5 लाख शेयर थे। अगर 5 लाख शेयर हर एक शेयर होल्डर को हमें बेचना है, बेच के वहां से हमें पैसा लेना है और कंपनी के डेवलपमेंट में हमें पार्टिसिपेशन करना है फॉर द नेक्स्ट बिजनेस असेसमेंट ईयर के लिए। अगर इस बात में कोई सोनू जैसा शेयर होल्डर और भी सेवरल थिंग्स के अंदर अगर शेयर को अनपेड रखता है, फॉरफीचर करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है? मतलब ये कंपनी की तरफ से ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि हर हाल में कंपनी को 5 शेयर मार्केट कैपिटल से जो डाइल्यूट इक्विटीज है शेयर के अंदर वो उनसे फंड लेना होता है, ठीक है? तो कंपनी को मजबूरन क्या करना पड़ता है, उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर किसी शेयर होल्डर के शेयर को सीज करे, फॉरफीचर करे, यानी उसको डीलिस्टेट करे, ठीक है? तो उनका शेयर को दूसरा कोई इक्विटी शेयर होल्डर को फाइट करना पड़ता है और उनको बेचना पड़ता है। कंपनी को अगर उस समय डिस्काउंट भी कंसिडर करना पड़ता है तो सही है, क्योंकि हर हाल पे कंपनी को ये टोटल जो शेयर्स है जो सोनू के पास था वो उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने का मतलब जब फॉरफीचर हुआ, कंपनी के पास शेयर चला गया, उस समय ये डीएक्टिव था, वर्किंग नहीं था। एक्चुअली ये कैपिटल होता है। अब कैपिटल को कंपनी रख के क्या करेगा? कंपनी का तो मुसीबत हो गया, ये कंपनी और भी पिंकू जैसा शेयर होल्डर या क्लाइंट को फाइंड आउट करेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो उनको बेचेगा। अगर डिस्काउंट में भी उसको बेचना है तो चलेगा, लेकिन हर हाल में पैसा
आना चाहिए और पूरा जो शेयर्स है उसको बेचना चाहिए शेयर कैपिटल्स के अंदर। ठीक है, यही बेसिक थिंग्स होता है शेयर को डिस्काउंट में इशू करने का। लेकिन डिस्काउंट और भी कुछ कुछ कारण से दिया जाता है, तो फिलहाल हम लोग इस जो थीम है, इस टोटल थीम्स के अंदर इस बात को लेके ही हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे अबाउट कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए। तो कंपनी का एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज। ओके, कंपनी इफ कंपनी वन कंपनी कैन कंसिडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये 10% भी डिस्काउंट दे सकता है कंपनी के हिसाब से, 25% भी दे सकता है, 50% भी दे सकता है, ठीक है, 60% भी दे सकता है। चलो भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ भी डिस्काउंट दे सकता है, मैक्सिमम फॉर फीचर। ठीक है, मैक्सिमम फॉर फीचर नंबर को भी डिस्काउंट कर सकता है। अब मैक्सिमम, तो ये तो कंपनी का एरिथमेटिकल परसेंटेज है जो कंपनी इसमें छूट दे सकता है। ठीक है, छूट दे सकता है कि आप आइए और हमारा जो शेयर्स है 100 रुपए है, आप 50% या 60% डिस्काउंट के हिसाब से आप खाली 40 रुपीज हमें दे दीजिए और हम आपको शेयर कैपिटल दे देंगे। ठीक है, शेयर्स पे कर देंगे। तो ये होता है डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा मैथ्स के अकॉर्डिंग कि हाउ मच डिस्काउंट कंपनी कैन कंसीडर, कंपनी कितना डिस्काउंट कर सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आता है हमारे पास जो, इफ कंपनी गिव डिस्काउंट, इफ कंपनी कंपनी issued discount, how long company can consider the डिस्काउंट अमाउंट, मतलब कंपनी कितना दूर तक डिस्काउंट कर सकता है, हाउ हाउ लॉन्ग कंपनी कैन कंसीडर द डिस्काउंट अमाउंट, कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकता है। मान लेते हैं कि ये जो शुरू से हमारा जो शेयर्स था वो फॉरफीचर होने के बाद हमारे पास चला आया, यानी कंपनी के पास चले आया, तो वो पिंकू को कितना डिस्काउंट दे सकता है, यही बात है। तो कंपनी, सो कंपनी कैन consider maximum amount of forfeited amount, मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट को कंपनी डिस्काउंट कर सकता है जो फॉरफीचर के समय में आया। ठीक है, यानी कंपनी ने फॉरफीचर कितना करा, 40 और 30 यानी कि 70, मतलब 40 + 30 यानी कि 70 रुपीज को कंपनी डिस्काउंट कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये 70 को ही डिस्काउंट कर दे। कंपनी अपना रेपुटेड अगर कंपनी हो है तो उतना डिस्काउंट भी नहीं देगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है कि कितना तक हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज डिस्काउंट है वो है फॉरफिटेड शेयर, जितना अमाउंट हम फॉरफिट कर सकते थे उतना ही हमको डिस्काउंट हम देंगे, तो हमारा जो बिजनेस हो वो सही रहेगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को भी देख सकते हैं। अगर हम लोग ये जो 70 रुपीज करके, यानी 70 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर अगर होता है तो 35,000, ये हमारा फॉरफिटेड अमाउंट था, ये है, ये रहा।
अगर इस फॉरफिटेड नंबर ऑफ अमाउंट से ज्यादा अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे तो हमारा जो कैपिटल का जो पैसा है, मतलब शेयर के बाद जो पैसा पैसा आता है क्लाइंट से, तो वो पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें खाली 15,000 रुपीज से डिस्काउंट के थ्रू ले लेना है 50,000 होने के लिए। स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि टोटल सोनू से हमें 50,000 रुपए लेना था। ठीक है, तो उनमें से 35,000 हम लोग पहले ही फॉरफिट कर चुके थे। अभी बाकी बचे शेयर को अगर डिस्काउंट में बेचे तो खाली अगर हम 15,000 भी ले लेते हैं नेक्स्ट जो पिंकू जैसा क्लाइंट होगा उनसे, तो हमारा ये पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और हमें 50,000 रुपीज मिल जाएगा। कंपनी को सिर्फ ये पैसा मिलने से मतलब है, कंपनी इस शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा है और फंड ही तो जुगाड़ करता है। सही है, चलिए देखते हैं इसको एप्लीकेशंस करते हैं। तो डिस्काउंट में अगर हम लोग देखते हैं, अगर डिस्काउंट के अंदर अगर हम लोग जर्नल करते हैं तो वो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग इसको ऐसे जनरलाइज करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक में पैसा लेंगे, डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट का डिस्काउंट देंगे और उसको हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर कितना लिखेंगे। अच्छा, तो हम लोग ये सीखे कि इशू एक्ट एक्ट पर कैसे लिया जाता है, एक्ट प्रीमियम के अंदर कैसा होता है एक्स्ट्रा पैसा लेके। अब डिस्काउंट के अंदर भी हमको डिस्काउंट इशू करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जब हम लोग प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे तो कैसे ये वर्क करेगा। बिफोर दैट हम लोग कुछ कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं और एज्यूम करने के बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में ये कैसे एप्लीकेबल होता है। इफ कंपनी हैज फॉरफिटेड सोनू शेयर 500 अमाउंट 500 नंबर ऑफ शेयर and give proposal of Pinku. Mr. Pinku, are you ready for, are you want to purchase our stake or shares? पिंकू हैज टोल्ड व्हाई नॉट। चलिए पिंकू इंटरेस्ट पे करता है तो हम ये जो शेयर है इसे पिंकू को बेचते हैं। ठीक है, पिंकू जी को हम लोग बेचेंगे। ठीक है, तो पिंकू को अगर बेचेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, पिंकू को अगर बेचेंगे तो अमाउंट विल बी सेम। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि 100 का शेयर 100 में ही हम लोग बेचेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर 500 और टोटल अमाउंट ऑफ जो शेयर्स था वो 100 रुपए करके था। ठीक है, सो यहाँ पे 50,000 एंड 50,000। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, अगर ये हमें मिलता है, अब नेक्स्ट सेगमेंट में क्या होगा, तो कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए हम लोगों को क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज हमारे पास आया। ठीक, एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज हमारे पास आया। तो हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा आया, हम लोगों को एक्स्ट्रा, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर ही लेना था, 50,000 अमाउंट भी रिसीव करना था। ठीक है, तो 50,000 शेयर अमाउंट अगर लेना था तो हमें तो 50,000 रुपीज यहाँ पे मिल गया पिंकू को बेच के। अब पहले भी हमको हमें 35,000 का फायदा हुआ था। फायदा मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फायदा इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सोनू ने नहीं दिया था। सो 35,000 जो रुपीस है इसको हम पहले भी रिसीव कर चुके हैं, कंपनी के पास ये 35,000 रुपीस है। सो टोटल अमाउंट हो गया
85,000, ठीक है। अगर 85,000 रुपीज कंपनी के पास है तो खाली कंपनी को ये 500 शेयर बेचने पर 50,000 ही चाहिए था। ये अपना यूज में 50,000 को ही एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी बचे जो शेयर्स होगा वो क्या करेगा, उसको कंपनी अपने पास रख लेगा, या 35,000 जो अमाउंट है उसको कंपनी कंपनी क्या करेगा, उसको रख लेगा। तो जो जर्नल्स होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट टू capital reserve account. Okay, so what is so much needed is capital reserve. Capital रिजर्व का जरूरत ही क्या है, क्यों हम लोग कैपिटल रिजर्व को करेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल रिजर्व को हम लोग इसलिए करते हैं कि टोटल जो अमाउंट होता है ना, ये बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। अगर बढ़ता है वो एक लिमिटेशंस के बाद, यानी यहाँ पे 5 शेयर, मतलब 5 शेयर जो है, इस 5 शेयर के ऊपर ही हमको कंपनी के डेवलपमेंट में, बिजनेस के अंदर ग्रोथ में जितना भी जो करना है करना पड़ेगा इस 5 करोड़ के अंदर। अगर एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे जस्ट लाइक 45,000 के हिसाब से 35,000 के हिसाब से आता भी है तो कंपनी उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एज पर नॉर्म्स, तो वो क्या करेगा, कंपनी अपना कैपिटल रिजर्व में उसको रख लेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो this particular amount will be in transfer to the capital reserve, ठीक है। कैपिटल रिजर्व के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो 35,000 एंड 35,000, 35,000 आया, टोटल 85,000 इस कंपनी, मतलब इस शेयर से आया, और 50,000 रुपीज कंपनी के यूजर्स ने एग्जीक्यूशन करा गया, और 35 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट शेयर के अंदर मूव करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर होता है तो क्या होगा? सपोज दैट यही जो कंपनी है, ये कंपनी पिंकू खरीदता है, ठीक है। पिंकू जी ने हमारा जो शेयर्स है वो वापस खरीद लेता है, वो भी प्रीमियम के वैल्यू से। यहाँ पे प्रीमियम के वैल्यू से पिंकू जी को हम लोग बेचेंगे। चलिए देखते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी मल्टीप्लाई द 500 इंटू 20, ठीक है। ओके, चलिए। सो 500 विल बी मल्टीप्लाई द 100 रुपीज, हम लोग 100 रुपए से भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और नेक्स्टली 500 मल्टीप्लाई बाय द 120, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 10,000 रुपीज, देन 50,000 रुपीज, देन ये टोटल जो अमाउंट होता है ये 60,000 रुपीज हो गया, ठीक है। बैंक के अंदर हमारे पास आया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें देखना ये है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग देखेंगे कि टोटल आता है 60,000 रुपीज। पहले हम लोगों को 35,000 रुपीज मिल गया था, तो टोटल हो जाता है 60 प्लस 35,000, 95,000। So we'll be subtract
50,000 फ्रॉम 95, ठीक है। तो यहाँ पे 45,000, ठीक है, 45,000 हमारा जो नेट में जब बच जाता है, यूटिलाइज करने के बाद भी ये 45,000 हमारा बच जाता है। सो दैट इज वाई विल बी राइटिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जो शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस हो जाता है, हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट होता है। हम लोग नेक्स्ट मैथ जब सॉल्व करेंगे ना, तब इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस कैसे होता है। चलिए, तो ऐसे हम लोगों के पास ये प्रीमियम में भी हम लोग को रीइश्यू करा। अब इसी पिंकू को ले चलते हैं डिस्काउंट के अंदर। पिंकू जी, हमारा जो शेयर्स है, अभी हम न्यूजेन कंपनी वाले पिंकू जी को डिस्काउंट में बेचेंगे। पिंकू को बेचा। अब पिंकू ने यहाँ इस सिनारी में बोला, नहीं जी, इतना 100 रुपए से तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, तो आप कितना डिस्काउंट हमें दे सकते हो, ठीक है, बार्गेनिंग में आ गया कुछ। द कंपनी हैज टोल्ड, आप आपको हम ना मैक्सिमम नंबर के अंदर डिस्काउंट देंगे। मतलब हमने जो फॉरफिट फॉरफिट करा, हम लोग जो फॉरफिट करा, तो मैक्सिमम नंबर का जो हम लोगों को डिस्काउंट, मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, वो हम लोग आपको देंगे। क्या आप खरीदना चाहते हैं? पिंकू जी बोला, क्यों नहीं, चलिए अब देखते हैं। तो हर हर पॉइंट में हम लोगों को क्या मिलता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमारे पिंकू को कितना, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 500 है। हर सिनारियो पे 500 शेयर होता है। अब डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड कितना कैसे हो सकता है? डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, हम लोगों को कंपनी ने क्या कमिट किया था कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, हम लोग जो फॉरफिट किया था, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, तो फॉरफिचर अमाउंट को हम लोग डिस्काउंट में देंगे। तो हम लोग कितना नंबर से हम लोग डिस्काउंट करे थे? हम 40 एंड 30, ठीक है। कंपनी हैज फॉरफिटेड, कंपनी फॉरफिटेड फॉरफिटेड 40 प्लस 30, यानी 70 रुपीज से वो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट इशू होगा, ठीक है। कंपनी 70 रुपीज डिस्काउंट, सीधा सीधा 70 रुपीज डिस्काउंट, यानी पिंकू को सिर्फ 30 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो डिस्काउंट हो गया 70 रुपीज। अच्छा, पिंकू को खाली देना पड़ेगा 30 रुपीज, और कंपनी जो अपना शेयर कैपिटल है उसको 100 रुपए का ही हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। सो द अमाउंट विल बी, अगर ये अमाउंट होता है तो 15,000, मतलब ये जो 15,000 रुपए, स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि 15,000 जो रुपीस था ना, जो हमें नहीं मिला था, वही सिर्फ हम टिंकू से लेने का कोशिश कर रहे हैं, और इसको 50,000 मतलब इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नेक्स्टली मूव ऑन कर पाए इन फ्यूचर, ठीक है। तो हमें सिर्फ 15,000 रुपए पिंकू से मिला डिस्काउंट में सेल करने के बाद। अच्छा, कितना डिस्काउंट हुआ? डिस्काउंट हुआ 35,000, क्योंकि मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट हम डिस्काउंट करने वाले थे। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर अमाउंट वी हैव गॉट 35,000, एंड वी गेव द 35,000 एज लाइक डिस्काउंट। टोटल हो गया आपका 50,000 रुपीज। आशा करते हैं स्टूडेंट इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट
इतना होता है। तो एज यूजुअल हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। कंपनी को चाहिए था 50,000, कंपनी को 35,000 ही पहले मिला था और 15,000 बाकी रह गया था वो पेमेंट नहीं करने से। तो वो पैसा हम पिंकू को बेच के ले लिए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल्स होता था, शेयर फॉरफिटेड होता था, शेयर कैपिटल या कैपिटल रिजर्व में जो हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था वो इस दफा में नहीं मिलेगा। यानी जो हम लोग जो इस जर्नल को शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये जो हम लोग जर्नल्स के अंदर खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास ये रीइश्यू करने के बाद कुछ बचता भी है। अगर बचता था तो इस सिनारियो के अंदर हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। लेकिन डिस्काउंट इस सिनारियो के अंदर पिंकू को बेचने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं था। सो जब नहीं बचता है, इफ कंपनी does not get extra amount after forfeited share reissue, then no need to create a capital reserve account। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है तो इसमें हमें कोई शेयर फॉरफीचर के बाद जो कैपिटल रिजर्व आता है उसका जरूरत ही नहीं है ओपन करने को। सो दैट इज व्हाई, क्यों, जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई पैसा बचा ही नहीं, कंपनी मैक्सिमम नंबर से डिस्काउंट कर चुका है और रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स था जो फॉरफिटेड हुआ था तो उसको बेच बेच के प्रोसेस को कंटिन्यू करा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि ये जो रीइश्यू एट पावर के अंदर अगर होगा तो पिंकू को बेचा जाएगा, उस समय हमारे पास 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचने के कारण हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कंपनी के एक फंड होता है उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्टली हमें प्रीमियम से और एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलने के कारण यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे अगर कंपनी बेचता है तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिला एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम जो प्राइस है फॉरफिटेड प्राइस, उससे हम लोग इसको डिस्काउंट किए, दैट इज वाई। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस टोटल जो सीक्वेंस है, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका हर एक पोर्शन समझ में आया। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि डिस्काउंट हम कैसे करते हैं एक फॉरफीचर शेयर के होने के बाद। तो आप इसको बहुत अच्छे से बारीकी से इसको गो थ्रू करना और समझने की कोशिश करना। 2-3 बार अगर अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग इससे जुड़े जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम होगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तभी के लिए
तब तक के लिए थैंक यू।